नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। आरवीएम का प्रोटोटाइप नहीं पेश कर सका चुनाव आयोग, विपक्षी दलों को आपत्ति, ईवीएम के मुद्दों को पहले सुलझाने की मांग। आरबीआई ने की स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट जारी, राजकोषीय घाटे में आई कमी, एफआरबीएम के टारगेट से अभी भी दूर। और पाकिस्तान पर संकट के बादल, छिनेगा नॉन नाटो एलाई का दर्जा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बिल हुआ पेश। आइए खबरों की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। चलिए शुरू करें। चुनाव आयोग विपक्षी दलों के विरोध के बाद आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन के प्रोटोटाइप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। दरअसल चुनाव आयोग ने देश की राष्ट्रीय और क्षत्रिय दलों के लिए मीटिंग रखी थी। इसमें आरवीएम के प्रोटोटाइप पर चर्चा होनी थी। अब इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में मतदाता को वोट देने के लिए उस जिले में मौजूद होना होता है जहां वे रजिस्टर्ड होते हैं। यदि रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू हो जाता है तो वोटर्स को केवल वोट देने के लिए अपने जिले की यात्रा नहीं करनी होगी। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि वर्तमान में प्रयोग हो रही ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े डाउट्स पर, शंकाओं पर पहले काम किया जाए। वर्तमान में चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। इसे साल 1989 में चुनाव आयोग ने स्वदेशी तौर पर 2 पीएसयूज के साथ मिलकर तैयार किया था। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शामिल हैं। इन ईवीएम्स का प्रयोग पहली बार गोवा विधानसभा चुनावों में 1999 में किया गया था। ईवीएम एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। यह कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट से मिलकर बनी होती है, जो आपस में एक 5 मीटर की केबल से जुड़े होते हैं। कंट्रोल यूनिट को पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, तो बैलेट यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में वोटर्स के वोट कास्ट के लिए रखा जाता है। ईवीएम को सिंगल पोस्ट और सिंगल वोट के लिए डिजाइन किया गया है। इनका प्रयोग उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच संभव नहीं है। इसमें वोटिंग डेटा को सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आरबीआई ने स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट जारी की है। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकारों के वित्त के संबंध में जानकारी मुहैया कराई गई है। सालाना जारी होने वाली इस रिपोर्ट की थीम कैपिटल फॉर्मेशंस इन इंडिया, द रोल ऑफ स्टेट्स रखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों के राजकोषीय घाटे में कमी आई है। 2020-21 के 4.1% के मुकाबले 2022-23 में 3.4% तक यह पहुंच गया है। हालांकि यह एफआरबीएम एक्ट के लक्ष्य से ज्यादा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए 4% के लक्ष्य के भीतर है। गौरतलब है कि राजकोषीय घाटे से मतलब कुल राजस्व और कुल व्यय के अंतर से है। आमतौर पर राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा या पूंजी व्यय में बढ़ोतरी की वजह से देखने को मिलता है। आपको बता दें कि एफआरबीएम यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 को वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने और राजकोषीय घाटे को कम करने के मकसद से ले आया गया था। यह अधिनियम जुलाई 2004 में लागू हुआ था। इसका मकसद भारत की वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। साथ ही इसका मकसद है कि देश के वर्तमान पीढ़ी के प्रशासक व्यय और राजस्व के मामले में वित्त प्रबंधन को इस प्रकार करें कि भविष्य की पीढ़ी को अत्यधिक कर्ज के बोझ तले न दबना पड़े। अधिनियम में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के मुकाबले 3% तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लागू होने के इतने सालों के बाद भी सरकार तय लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी है। समय समय पर इसमें संशोधन किए गए हैं। साल 2016 में सरकार ने एक्ट के प्रावधानों को रिजिड करार देते हुए इस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। एनके सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के संबंध में सिफारिश की थी। इसके मुताबिक सरकार को लक्ष्य बदलने की वजहों को पुख्ता तौर पर बताना चाहिए। समिति ने कई अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की थी। आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान के सामने एक नई चुनौती आ गई है। दरअसल यूएसए के रिपब्लिक सांसद एंडी बिग्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल पेश किया है। ये बिल पाकिस्तान से उसका गैर प्रमुख नाटो सहयोगी का दर्जा छीन सकता है।
बिल के मुताबिक पाकिस्तान को इस तरह के दर्जे के लिए कुछ शर्तों के साथ राष्ट्रपति से सालाना प्रामाणिकता की जरूरत होगी। गौरतलब है कि यूएसए ने 18 देशों को मेजर नॉन नाटो अलाई यानी गैर प्रमुख नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। पाकिस्तान इनमें से एक है। इस दर्जे से नाटो के सदस्य की तरह कलेक्टिव डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, लेकिन इससे मिलिट्री और फाइनेंस के स्तर पर लाभ मिलते हैं। यह दर्जा यूएसए की उस देश के साथ नजदीकी को दिखाता है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के जरिए किया गया था। इस ट्रीटी को वॉशिंगटन संधि भी कहते हैं। इस संधि के अनुच्छेद 5 में कलेक्टिव डिफेंस की बात कही गई है। इसमें सदस्य देशों को आपस में एक दूसरे की रक्षा करनी होती है। NFRA यानी नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने ऑडिट फर्म्स के लिए एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का प्रावधान किया है। इसका मकसद ऑडिट फर्म्स के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है। इससे ऑडिट फर्म्स उच्च गुणवत्ता वाली ऑडिट रिपोर्ट पेश कर सकेंगे, साथ ही इन फर्म्स की स्वायत्तता कायम रह सकेगी। गौरतलब है कि NFRA का गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया है। इसे सरकार द्वारा कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 132 के तहत गठित किया गया था। इसका मकसद देश की सभी कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करना है। आपको बता दें कि ऑडिट से मतलब किसी संस्था के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा से है, जिससे उस संस्था का फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही और निष्पक्ष मेंटेन किया जा सके। आमतौर पर ऑडिट 3 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज यानी IRS ऑडिट्स। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईवीएम एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। यह कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट से मिलकर बनी होती है। इसका प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। दूसरा सवाल है, नाटो का गठन निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा किया गया था? वर्साई की संधि, वॉशिंगटन संधि, ब्रासीलिया डिक्लेरेशन या फिर कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज। आइए अब जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट जारी की जाती है? IMF, वर्ल्ड बैंक, WEF या फिर ILO? इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी ILO। दूसरा सवाल था, श्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रम संविधान में राज्य सूची का विषय है। संसद ने 4 लेबर कोड पारित किए हैं। सही कथन या कथनों को कूट के जरिए चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 और नहीं 2। सही जवाब है इसका विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। पहला कथन गलत है क्योंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय है। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ठीक से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।